फीसिस का 2 हिस्सा जो सा है वो आपका पानी होता है और बाकी जो हिस्सा होता है वो आपके बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया जो से होते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो बॉडी से मुख्तलिफ बीमारियों में फ़ाइट करने में हेल्प करते हैं बॉडी को। तो वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आगे है प्रॉब्लम्स विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ क्या निज़ाम इंतज़ाम के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। जर्म्स जो होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। किस तरीके से? जब हम इन्फेक्टेड फूड खा लेते हैं, कोई ऐसी फूड खा लेते हैं जिसके अंदर जर्म्स मौजूद हों, इसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। फूड कहाँ से इन्फेक्ट हो जाती है? जब आप उसको ख़रीदते हैं, हो सकता है वो पहले से ही इन्फेक्टेड हो, या फिर आप उसको जब तैयार कर रहे होते हैं घर में तब इन्फेक्टेड हो गई हो। जब आप बर्तन नहीं धोते सही तरीके से, या आप हाथ नहीं धोते सही तरीके से, या फिर आफ्टर वॉशरूम हाथ नहीं धोते तो और खाना बना लेते हैं डायरेक्ट, या फिर आपकी जहाँ पे आप बना रहे हैं बर्तन या वो जगह गंदी है, और या आप खुले बालों में बना रहे हैं, या आप उसके पास आपको छींक आ गई उसके पास, तो ये इन सब तरीक़ों से आपकी फूड इन्फेक्टेड हो जाती है और उसमें जर्म्स चले जाते हैं और इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? फर्स्ट है आपका इंडाइजेशन। इंडाइजेशन कब होती है? जब आप खाने को बहुत तेज़ी से खाते हैं और उसको प्रॉपर चबाते नहीं हैं, मुंह के अंदर उसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन आप ख़राब कर देते हैं, तब होती है। अच्छा, स्टमक के अंदर जब आप कंप्लीटली चबा हुआ खाना अपने स्टमक में नहीं लेके जाते तो स्टमक उस कंडीशन के हिसाब से गैस्ट्रिक जूस को ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, जब गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो उसके अंदर HCl होता है, मैंने अभी बताया। तो स्टमक जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है। तो अगर कोई बंदा, इफ़ द पर्सन बल्चिज, अगर कोई बंदा डकार लेता है तो कुछ एसिड जो होता है वो हमारा गलट में आ जाता है, एसोफेगस में आ जाता है, ऊपर वाली साइड पर आ जाता है, गले वाली साइड में, और फिर हमें ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ अंदर जल रही है, जलने वाली फीलिंग होती है, जिसको हम हार्टबर्न भी कहते हैं या जलन भी कहते हैं। इंडाइजेशन किस तरीके से ख़त्म की जा सकती है? हम या तो कोई टैबलेट ले लेते हैं या कोई ऐसा ड्रिंक ले लेते हैं जिसमें अल्कली हो, असास हो, दैट विल न्यूट्रलाइज द एसिड। एसिड और बेस आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो यानी कि उनका दोनों का असर ज़ाहिर हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा हम लोग लिक्विड लेते हैं जिसमें असास मौजूद होती है, फिर उससे क्या होता है कि एसिड का असर ख़त्म हो जाता है। वो इंसान जिसका बहुत ज़्यादा एसिड रहता है उसके स्टमक में, और लंबे पीरियड के लिए उसके स्टमक में प्रॉब्लम रहता हो, हर वक्त उसे जलन महसूस होती हो, तो उसको अल्सर की बीमारी हो सकती है। और ये तब होता है जब व्हेन एसिड स्टार्ट टू ईट इनटू द वॉल्स ऑफ द स्टमक। जब जो एसिड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो आपकी स्टमक के अंदर की वॉल्स को खाना शुरू कर देता है, विच देन बिकम्स रॉ एंड पेनफुल। फिर वो क्या होता है, वो ख़राब भी हो जाता है और तकलीफ दे भी हो जाता है। जब आप इतना ज़्यादा एसिड खाना शुरू कर दें कि आपकी जब आप इतना ज़्यादा आपकी स्टमक में आपका स्टमक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर दे कि आपका जो स्टमक की दीवारें हैं एसिड उसी को खा जाए, जिसकी वजह से स्टमक भी आपका ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अच्छा, अल्सर ज़्यादातर कब किस टाइम के लोगों में देखा गया? मिडिल एज और एल्डरली पीपल, या तो ज़्यादा एज वाले, थोड़े से बड़े एज वाले, या मिडिल एज, दरमियानी एज वाले। एंड ऑफन सीम टू ब्रॉट ऑन बाय ओवरवर्क एंड वरी। और ये ज़्यादा टेंशन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, और काम की ज़्यादती की वजह से भी हो सकता है, और आप खाने को जब प्रॉपरली चबाते नहीं हैं तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ डायरिया। डायरिया, इन्फेक्टेड फूड जो होती है वो फ़ौरन से वॉमिट हो जाती है, जैसे ही आप उसको खाते हैं वो आपको वॉमिट हो जाती है मोस्टली। लेकिन होता क्या है, कभी ये जो जर्म्स होते हैं ये अंदर जाके ब्रीडिंग या मल्टीप्लाइंग करना शुरू कर देते हैं। क्या? एक जर्म से उसके डबल ट्रिपल जर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। जब तक आपको फील होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तब तक ये इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर चुके होते हैं कि आपको कोई ना कोई सिम्टम जाहिर हो जाता है। वाइट ब्लड सेल्स वैसे वहाँ पे मौजूद होते हैं इन जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए और फिर लिक्विड फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम और रेक्टम से बाहर निकालने के लिए। लेकिन डायरिया को अमूमन रन्स कहा जाता है। रन्स, डायरिया कब स्टॉप होता है? जब आपकी इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। अगर आपकी बॉडी के इन्फेक्शन अंदर मौजूद है तो डायरिया आपको ख़त्म नहीं होगा। इस अटैक के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर और इंपॉर्टेंट मिनरल सॉल्ट जो होते हैं वो बॉडी से आपकी लॉस्ट हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा, ये डायरिया जो है ज़्यादातर सीरियस इलनेस किस चीज़ में है? बेबीज़ में है।
क्योंकि बेबीज़ में पानी की कमी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है और वो बीमार भी जल्दी हो जाते हैं। बेबी का साइज़ छोटा है, हर चीज़ कम है, तो उसमें पानी की कमी जल्दी हो जाती है। द लॉस्ट वाटर मस्ट बी रिप्लेस्ड एंड द ठीक है डॉक्टर। और जो पानी आपकी बॉडी से ज़ाया हो चुका है डायरिया के फॉर्म में, आपको मोशंस के फॉर्म में, वो आपको दोबारा मिलना चाहिए। और अगर डायरिया एक दिन से ज़्यादा प्रोसीड करे, आपको एक दिन से ज़्यादा हो गया है, मोशंस आपके नहीं रुक रहे, तो आपको फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसी इन्फेक्शन है कि ये आपके घर में दूसरे अफराद जो मौजूद हैं उनको ये अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए बेटर है कि जो जिसको डायरिया है उसकी तमाम चीज़ें आप बहुत साफ़ सुथरी रखें और थोड़ा अलग रखें। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, जो आप खाना खाते हैं वो फूड जो आप टूट नहीं पा रही, आपको हज़म नहीं हो पा रही, वो क्या होती है, वो आगे ट्रैवल कर जाती है और वो रेक्टम में चली जाती है और वहाँ से ये फीसिस के फॉर्म में आ जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि वो आपके वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में आ जाती है, जो वेस्ट मटेरियल आप पास करते हैं उसकी फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, और वहाँ पे एनएस पे आपके पावरफुल मसल्स होते हैं जो इसको पास आउट कर देते हैं। लेकिन लोगों की डिफरेंट लेबोरेटरी हैबिट्स कहते हैं, वॉशरूम जाने की डिफरेंट हैबिट्स होती हैं। कुछ लोग जो है दिन में 4 बार जाते हैं, कुछ लोग दिन में 1 बार जाते हैं, और क्या कहते हैं, कुछ लोग 4 दिन में जाते हैं, 4 दिन में 2 बार, 4 दिन में 1 बार, 4 दिन में 3 बार। इस तरीके से लोगों की अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं, लेबोरेटरी हैबिट्स। ठीक है, अगर आपका डेली जिस तरीके से आपका फीसिस आपका पास आउट होता है, अगर वैसे आपका पास आउट नहीं हो रहा फीसिस आपका, और वो गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है, सख्त हो गया है, ड्राई हो गया है, तो वो इस वजह से होता है कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में एक से ज़्यादा दिन का या काफ़ी लंबे टाइम तक जो फीसिस है और ज़्यादा अमाउंट का जो फीसिस है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में स्टे किया हुआ है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, वो अनकंफर्टेबल होगा पास करना उसको, और बहुत पेनफुल होगा उसको पास करना। जब वो पास नहीं हो रहा, उसको आपको तकलीफ़ हो रही है पास करने में, तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, ये कॉन्स्टिपेशन इतनी सीरियस नहीं है, और इसको आप अगर परेशानी इसको ज़्यादा वर्स बना देती है। अगर आप इसको ज़्यादा सोचेंगे तो ये ज़्यादा वर्स फील होगी। कोशिश करें कि कॉन्स्टिपेशन के दिनों में ख़ास तौर पे, वैसे भी नॉर्मली भी, वो वॉशरूम लेबोरेटरी टाइमिंग जो सी है अपनी, वो तकरीबन सेम रखें। उसके अलावा अगर तब भी कुछ नहीं होता तो आप 10 मिनट वेट करें। ठीक है, अगर आपका तब भी कुछ नहीं हो पा रहा तो आप नेक्स्ट डे ट्राई करें। ठीक है, और आप दिन में 3 बार पूरे दिन में 3 लीटर जो आपने है पानी पीना है, और अपनी डाइट में प्रॉपर फाइबर भी आपके मौजूद होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जो मसल्स हैं रेक्टम के, उसकी टोन को ये इम्प्रूव करेगा, और फीसेस जो से हैं उनको बल्कि और सॉफ्ट बना देगा, जिसके ज़रिए से वो आसानी से पास आउट हो जाएंगे। लेकिन आप ये मेक श्योर करें कि आप दिन में एक्सरसाइज करते हों। ठीक है, अपनी मसल टोन को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, लेक्सेटिव लेने से अवॉइड करें। ये वो मेडिसिन होती हैं जो फीसिस को सॉफ्ट करती हैं ताकि वो जल्दी पास आउट हो जाएं। इससे क्या होता है, इससे ये रिस्क होता है कि जो आपके पावरफुल मसल्स होंगे रेक्टम के, उसकी टोन को लेज़ी कर देंगे वो। ठीक है, और आपको फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव लेनी पड़ेंगी जब भी आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा या फिर आपको पास आउट करना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव लेनी पड़ेंगी। इसलिए अवॉइड करें लेक्सेटिव्स को, लेकिन अपने पानी का ख्याल रखें और 3 लीटर पानी दिन में पिएं, एक्सरसाइज करें। इस तरीके से आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेटर हो जाएंगी। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैंने पहले भी बता दिया। माउथ, टीथ, यहाँ पे मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, ऑसिफिगस और गलट, जिसके अंदर यहाँ पे मूवमेंट हो रही होती है, जिसके ज़रिए से फूड नीचे मूव कर रही होती है। ये लिवर, ये स्टमक के अंदर, वॉल्स के अंदर आपका गैस्ट्रिक जूस होता है जो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर, जिसके अंदर आपका जो लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल, वो सेव होता है। ये पैंक्रियाज, इसके अंदर आपका इसके गॉल ब्लैडर जो आपका बाइल को स्टोर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे आपकी तमाम जो एब्जॉर्ब फूड होती है वो एब्जॉर्ब फूड जो होती है, डाइजेस्टेड फूड होती है, वो एब्जॉर्ब हो रही होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे आपकी अनडाइजेस्टेड फूड जो होती है वो आगे बढ़ जाती है, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट में है आपका रेक्टम।
रेक्टम में आके वो फूड सेव हो जाती है, जिसको हमने बॉडी से बाहर निकालना होता है और एनएस के जरिए हम अपनी बॉडी से उसको पास आउट कर देते हैं। सो दिस वॉज योर लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1, द डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड नेक्स्ट मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो आपका चैप्टर नंबर 2 होगा इंशाल्लाह। होप यू पीपल विल गेट इट एंड स्टे सेफ, स्टे होम, फी अमानिल्लाह।